हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक नेगेटिव्स का चौथा भाग। अब या तेरा प्लान फेल होगा या इसका हार्ट फेल होगा। ओ, कुछ ना कुछ फेल तो होना ही था, पर ना तो प्लान फेल होगा ना मेरा हार्ट फेल होगा। बम! पर तेरा प्रयास प्रयास जरूर फेल होगा, क्योंकि यह कैप्टन का बैकअप प्लान है। मैं हूं कमांडो फोर्स का कैडेट करीम। थैंक्स, तुमने मुझे बदन हिलाने का मौका तो दिया, वरना कैप्टन के रहते तो उंगली तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो भाइयों, खेल खत्म, पैसा हजम हजम, और साथ में तुम भी। अब 10 सेकंड के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जो इस पूरे बार्न हाउस को समतल कर देगा, और धमाका होने तक हम तुझे कहीं भागने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो लिपट जाएंगे तुझसे। अगर तुमने ऐसा किया तो सारा भूसा जल जाएगा, और यह बात मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगी। दोस्त बुलाता हूं ना, बा काक। लो आ गए मेरे दोस्त। अब इन्हें दोष मत देना, क्योंकि अपने खाने को बचाने का हक तो सभी का है। मुझे पता था कि तुम लोग जान ले सकते हो, दे नहीं सकते। तुमने एक्सप्लोसिव बेल्ट को हवा में ही अपने शरीर से अलग करके अकल का सबूत दिया है, और कायरता का भी। अब उपग्रह सुरक्षित है। कुछ भी सुरक्षित नहीं है ध्रुव, बल्कि तुमने अब तक जो किया है वह तो मुसीबत का हिस्सा तक नहीं है। लोरी, तुम यहाँ? तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? और तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो? तुम्हारी दैहिक तरंगों से तुम्हें ढूंढना आसान काम था, और मैं जिस मुसीबत की बात कर रही हूँ वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ध्रुव। उसका नाम है तिरंगा। तिरंगा और मुसीबत? असंभव। मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। इसकी शुरुआत लगभग 1 सप्ताह पहले हुई, जब मुझे प्राचीन माया सभ्यता के अवशेषों की छानबीन के दौरान वहां पर कुछ अद्भुत गोले मिले। इन गोलों का डिजाइन उन प्राचीन मैक्सिकन मूर्तियों की पोशाकों से मिलता जुलता था जिनको हम परग्रही मानते थे। माया लिपि में लिखे एक लेख के अनुसार उन गोलों को प्रकाश भक्षी बताया गया था। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार परग्रही इन गोलों का प्रयोग बैटरी की तरह करते थे, जो सूर्य की ऊर्जा को अकल्पनीय मात्रा में सोख सकता था, इतनी कि एक गोले की ऊर्जा 100 रॉकेटों को चला सके। खोज बड़ी थी पर खतरा भी बड़ा था, पर उस समय तक मुझे खतरे का आभास तक नहीं था। मैंने गुप्त रूप से बक्से को भारत लाके दादा वेदाचार्य को दिखाने की सोची, पर रास्ते में ही मुझे उस खतरे की झलक दिख गई। लॉरी शिप पर हुए हादसे से लेकर तिरंगा से मुठभेड़ तक का किस्सा सुनाती गई, और ध्रुव की आंखें फटती गई। यानी वे काली परछाइयां ही खतरा हैं, और उन्होंने तिरंगा पर कब्जा कर लिया है। और तुम्हारा मानना है कि वे गोले शिप के उनकी दुनिया में पहुंचने से पहले ही गायब हो चुके थे। शायद वे तिरंगा के माध्यम से उसी को ढूंढ रहे हैं। पर वे हैं कौन? वे अपने आप को नेगेटिव्स कहते हैं। मैं उनके संपर्क में तभी आई थी जब उन्होंने शिप को कुछ मिनटों के लिए अपनी दुनिया में रखा था, और वे पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद करने की शक्तियां रखते हैं। लेकिन तिरंगा के जरिए वे लोग करना क्या चाहते हैं? क्या तुम उसे भी उसकी दैहिक तरंगों से ढूंढ नहीं सकती? ढूंढ सकती तो पहले वहीं जाती। काली परछाइयां उसकी तरंगों को बाधित कर रही हैं, और तिरंगा के जरिए वे लोग क्या करना चाहते हैं यह या तो नेगेटिव्स जानते हैं, या फिर तिरंगा, जो ना जाने कहां किस तरह की मुसीबत खड़ी कर रहा होगा। इनको रोकना होगा चंडिका। वैसे तो गले में फंदा डालकर लटकना मरने का ज्यादा आसान रास्ता है, पर चलो ये वैरायटी भी ट्राई कर लेते हैं। पर हम अकेले इन दो तूफानों को रोक नहीं पाएंगे। हमें मदद चाहिए होगी। सर, हम स्पेस सेंटर की सुरक्षा करने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। डोगा और तिरंगा ने दानवों की तरह हमारे 22 साथी घायल कर दिए हैं। हमको और टुकड़ियां बुलानी होंगी। आग को आग नहीं, पानी बुझाता है, पर हीरे को सिर्फ हीरा ही काटता है। इनको आर्मी भी नहीं रोक सकती, इंस्पेक्टर विनय, पर कोई और रोक सकता है। तुम सब पीछे हट जाओ, क्योंकि अब ये दोनों चक्रवात पहाड़ से टकराने वाले हैं। आश्चर्य, यह तो अंधेरे के बीच ईथड़ उड़ा रहा है। रात्र, काली मार, धूप, टूट पड़ो इस पर। इसको और गहरे अंधेरे से ढक लो। यह कोशिश भी करके देख लो। तुम्हारी अगर 10 परछाइयां तो मेरे पास निपटने के लिए इच्छाधारी सर्प हैं, अनगिनत और अद्भुत शक्तियों वाले। पर ये तेरी परछाइयों का ऐसे निकल जाएंगे जैसे आग के अंदर घी पिघलकर गायब हो जाता है। बस नागराज, अब तक मैं तेरी क्षमता के अनुसार तुझ पर वार कर रहा था, जो कि अंडमान की शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा है। ये क्या कर रहा है? नागराज संभल कर। ये तुमको, उफ, ये कैसा अंधेरा है? इसके पार तो मेरी सर्व दृष्टि तक नहीं देख पा रही है। यह शुद्ध अंधकार है नागराज, और अंधकार की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती। और यह तो इस अंधेरे में कहीं से भी प्रकट हो जा रहा है, पर इस अंधेरे में भी मेरी शक्तियां काम कर रही हैं। नागराज अंडमान की दुनिया में पहुंच चुका था,
आह! और अंडमान इस दुनिया के नियमों का रचयिता था। नागराज, तुम इस दुष्ट अंडमान से ऐसे जीत नहीं सकते। तुम्हारे पास इसकी शक्तियों की कोई काट नहीं है। इससे निपटने के लिए भी अंधकार की शक्तियां चाहिए। तुम नागों को अपने शरीर में स्थान दे सकते हो, यही तुम मेरे साथ भी कर सकते हो, और ऐसे में मेरी अंधकार की क्षमता तुम्हारी शक्तियों के साथ जुड़ जाएगी और तब मुकाबला बराबरी को होगा। परंतु तुम तो इनमें से एक नहीं हो। तुमने गलत समझा था नागराज, पर मैं अपने रक्षक की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकती। अगर तुम पर कोई आँच आई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे इजाजत दो जल्दी। ठीक है, तुम्हें इजाजत है। यामिनी और नागराज की शक्तियां संयुक्त होते ही इस टकराव का रुख बदल गया। यामिनी के शरीर में प्रवेश करने से अब नागराज की नाग शक्तियों में अंधकार की शक्तियां समा गई थीं। नागराज, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू अंधकार की शक्तियों में से एक है और अंधकार की हर शक्ति पर अंडमान का राज चलता है। आ, हम सांस नहीं लेते पर तेरी जहरीली फूंक मेरे शरीर छिद्रों से शरीर में प्रवेश कर रही है। अच्छा संघर्ष है। देखते हैं कि पहले मुझ पर बेहोशी छाती है या तेरी आंखों के आगे अंधकार। ये धारदार हथियार मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहना मुश्किल है कि मेरी इच्छाधारी शक्ति भी मुझे इस बार से बचा पाएगी या नहीं। अब अगर ये सचमुच समय रहते बेहोश न हुआ तो मेरा समय यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये हथियार मुझ पर उतनी जोरदार तरीके से हमला नहीं कर रहे हैं जितना कि ये कर सकते हैं। क्या सचमुच अंडमान कमजोर हो रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है? पर इसकी कमजोरी के कारण मिले समय का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। उस सर्पनली को बनने में महज कुछ पलों का वक्त लगा और विष का वार सीधा अंडमान के मुंह पर हुआ। अंडमान के दिमाग पर भी अंधकार और तेजी से हावी होने लगा और उसकी बची कुची चेतना को नागराज के उस भीषण वार ने छीन लिया। अंडमान की चेतना लुप्त होते ही उसकी शक्तियां लुप्त होने लगी। तुमने अंडमान को हराकर असंभव कार्य को संभव किया है नागराज। पहली बार यामिनी का किसी की अधीनता को स्वीकार करने का मन कर रहा है। मुझे घुमा फिराकर बात कहना नहीं आता नागराज। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। एकमात्र तुम में ही तल क्षेत्र के विशाल साम्राज्य को अंडमान जैसे दुष्टों से बचा सकने की क्षमता है। तल क्षेत्र? ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? सच्चाई पर कान नहीं, सिर्फ आंखें यकीन कर सकती हैं। तुम्हें खुद देखकर ही फैसला लेना होगा। वैसे भी हमको अंडमान को होश में आने से पहले प्रकाश कोष्ठ में कैद करना होगा। अरे, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सतह से कई किलोमीटर नीचे ही हमारी दुनिया है, जिसको हम तल क्षेत्र कहते हैं। अद्भुत। मैं घुप अंधकार में भी कैसे देख पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे पास सर्प दृष्टि है। देखना तो दूर, आम इंसान यहाँ सांस भी नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ की वायु में नाम मात्र की ऑक्सीजन है। समझा। पर यह दुनिया है क्या? किसने बनाई ऐसी दुनिया? पहले अंडमान को सुरक्षित कैद में पहुंचा दूं, फिर विस्तार से बताती हूँ। यह दुनिया बनाई तुम इंसानों ने। सदियों पहले इंसानों में एक खास सजा प्रचलित थी, अंधे कुएं में डालना। प्राचीन मिस्र में हजारों जीवित या फिर इतनी गहराई में दफन कर देना जहां तक सूर्य की किरण भी ना पहुंच सकती हो। यह एक शर्तीय और भयानक अंत होता था। प्राचीन मिस्र में हजारों जीवित लोग मृत पैराओं के साथ पिरामिडों में दफना दिए जाते थे ताकि वे मृत्यु के बाद भी उनकी सेवा करते रहें। कई बार तो प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी की पूरी सभ्यताओं को ही जमींदोज कर दिया था, पर सदियों से पृथ्वी की गहराइयों में दफन होने वाले कई लोग मरे नहीं। ये जीवन की अद्भुत सहन शक्ति के कारण उन गहराइयों में भी जीवित रहे। धीरे धीरे उनका स्वरूप अपनी परिस्थितियों के अनुकूल होता गया। भूमिगत लावे की गर्मी उनको जीवन ऊर्जा देती रही और वे अपनी ही परछाइयों में बदल गए। यह बदलाव पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में युगों तक होता रहा, परंतु इसको संगठित करने का काम मेरे पिताजी ने किया। पृथ्वी चाहे सतह पर समुद्रों के कारण बटी हुई हो, पर अंदर से इसका हर भाग आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने लंबी लंबी भूमिगत यात्राएं की और ऐसी हर भूमिगत बस्ती को आपस में जोड़कर निगेटिव्स के साम्राज्य की स्थापना की। निगेटिव्स में अद्भुत शक्तियां थीं और ये शक्तियां और विकसित हो रही थीं। हम एक नई प्रजाति बन गए थे और हम में इतनी शक्ति पैदा हो चुकी थी कि हम सतह पर बसने वाले मानवों तक को चुनौती दे सकें। और तब अंडमान आया। यह दशकों पहले वेनेजुएला की एक गहरी खान में दफन 75 मजदूरों का नेता था। देखते ही देखते वो पिताजी का चहेता बन गया। परंतु अंदर ही अंदर उसमें पूरी पृथ्वी पर राज्य करने की इच्छा पनप रही थी, जिसके विरोधी मेरे पिताजी हमेशा से रहे थे।
उसको इसका मौका भी मिला। मैं नहीं जानती थी कि यह दुर्घटना थी या हत्या, परंतु एक भूमिगत भूकंप के कारण ऊपर आए लावे में मेरे पिताजी की जलकर मौत हो गई और अंडमान को अपनी योजनाओं को पूरा करने का मौका मिल गया। उसने मुझे यानी नेगेटिव्स के तल क्षेत्र की वैध उत्तराधिकारी को जादू करने वाली चुड़ैल होने का आरोप लगाकर प्रकाश कोष्ठ में कैद कर दिया और खुद पृथ्वी की सतह पर अपना राज्य फैलाने के षड्यंत्र रचने लगा। पर इसकी हमले की तैयारी के कारण मेरी सुरक्षा में ढील हुई और मैं आजाद होकर मानवों को सावधान करने के लिए सतह पर पहुंच गई। अंडमान ने मेरा पीछा किया और आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। परंतु अंडमान की योजना क्या है, यह तो इसके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। अरे मेरा सर्प, ये यहाँ कैसे पहुंचा? जरूर ये मेरा पीछा कर रहा होगा मुझे खास संदेश देने के लिए। पर इसके अनुसार तो ओह, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर पर हमला हुआ है और आज वहां से 5 उपग्रह एक साथ छोड़े जाने वाले। समझी? यानी अंडमान पहले मानवों की प्रगति को नष्ट करना चाहता है और ऐसा लगातार होने से जब मानव कमजोर हो जाएंगे तो फिर यह उन पर हमला करेगा और उनको गाजर मूली की तरह काट डालेगा। अंडमान किसी केशनी का नाम भी ले रहा था, कहीं ये नाम उसी का तो नहीं है? संभव है। केशनी बहुत खतरनाक नेगेटिव्स है। वह प्रकाश में कई दिनों तक रह सकती है, जबकि एक आम नेगेटिव प्रकाश किरणों में 2 मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। प्रक्षेपण स्थल अनाधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित। तो फिर मैं अंडमान के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे स्पेस सेंटर जाना होगा। तिरंगा और डोगा अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। तिरंगा कंट्रोल सेंटर की तरफ जा रहा है और डोगा रॉकेट्स की तरफ। मैं डोगा पर ब्रेक लगाने की कोशिश करती हूँ। तुम तिरंगा का बैरियर बनो। चंडिका ने मुझे भी पागल बना दिया है। ऐसे छोटे मोटे पत्थर फेंकने से भला टैंक को रोका जा सकता है क्या? पर ये क्या? तिरंगा का चेहरा काला क्यों है? और इसके वारों में भी क्रूरता की झलक है। जमीन तो कोयला बन गई है। बेटा पीटर, अब ना तो पीठ दिखाना कोई ऑप्शन है और ना ही इससे जीत पाना। अब तू भी तैयार हो जा कोयला बनने के लिए। उफ, एक तो डोगा, ऊपर से ट्रक में रोकू तो कैसे? अरे हाँ, डोगा को तो पता नहीं, पर यह ट्रक डीजल पर चलता है। डीजल खत्म तो पावर खत्म। बधाई हो चंडिका, तूने अपनी मौत को सफलतापूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। पर डोगा में ये शक्तियां कहां से आई? और इसके चारों तरफ घूमते ये गोले क्या हैं? ओ गॉड, ये गोलियां हैं या गंदगी का भंडार? लोहे के बैरियर को पूरा काला पोत दिया। कोयले की तरह असंभव, यह डोगा नहीं हो सकता। और अगर ये डोगा ही है तो फिर ये किसी और शक्ति के कब्जे में है। ओ डोगा भाई, हाय, पहचानो, मैं चंडिका। पहचाना? अब तू मुझे भी ठीक से पहचान ले, क्योंकि एक गोली तेरी खोपड़ी के अंदर जाते ही तू भी हमारी जमात में शामिल होने वाली। देखो ध्रुव, डोगा होश में आओ, इन काली शक्तियों का हाथों का खिलौना मत बनो। देखो ध्रुव, ये वही गोले हैं। ओह ध्रुव, यमदूत से रेस लगा रहे थे क्या? अगर 1 सेकंड और लेट होते तो यमदूत मुझे लेकर निकल चुका होता। अब तुम इससे चाय से चाय निपटो, मैं बेचारे पीटर को देखकर आती हूँ। न जाने तिरंगा ने अब तक उसे कौन से रंग दिया होगा। आओ, बाल बाल बचा, वरना इस घूमते पहिए ने तो मेरी खोपड़ी तोड़ दी होती। कैप्टन बोलता है कि अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना लो। अब इस पहिए को भला कोई कैसे एडवांटेज बना सकता है? अरे हाँ, बना तो सकता है। बाइक के घूमते पहिए में लवादा खसा और तिरंगा बाइक में खिंच गया। यस, अब आया है तिरंगा बाइक के नीचे। लो, एडवांटेज फिर से डिसएडवांटेज बन गई। अब तो बेटा पीटर तेरा टिकट तो कट गया। अरे, मैं मरने से पहले ही उड़ने कैसे लगा? ये कौन है जो मुझे बचाकर खुद मरने जा रहा है? वैसे देखने से तो ये मुझे परमाणु लग रहा है, पर यहां पर कैसे आ गया? पहले तिरंगा और डोगा, अब परमाणु। कैप्टन भी आता ही होगा। अभी अगर सुपर हीरोज हैं, अगर सभी सुपर हीरोज हैं, तो फिर यहाँ पर विलन कौन है? बस तिरंगा, बहुत हो गया, बहुत हो गई तोड़फोड़। यहीं पर अपने कदम रोक ले, वरना तेरे कदम तो रहेंगे पर इनमें उठने के लिए जान नहीं रहेगी। तिरंगा की जान की बात बाद में सोचना परमाणु, पहले तिरंगा को जान तो ले। तिरंगा ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकता और ना ही ऐसी शक्तियां हैं इसके पास। इस पर जरूर किसी अन्य शक्ति की छाया है। अगर मैं इन शक्तियों को इसके शरीर से दूर कर सकूं तो काम बन जाएगा। पर जब मैं अपने शरीर के ऊपर से इनको हटा नहीं पा रहा हूं, तो भला तिरंगा के अंदर से काली छाया को कैसे दूर कर पाऊंगा? शुक्र है बूस्टर रॉकेट्स अभी भी काम कर रहे हैं, वरना ये चक्र मुझे इन लच्छों से तो क्या, जिंदगी से भी आजाद कर देंगे। अरे, जैसे तैसे मैं ऊपर जा रहा हूं।
जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे इन काले लच्छों की पकड़ कमजोर हो रही है। इसे इस काली कैसे आजाद कराने का रास्ता अब मुझे समझ में आ गया। ये काली शक्तियां धरती के आसपास मंडराती हैं। अगर मेरी शक्ति पृथ्वी पर निर्भर है परमाणु सॉरी इसलिए तू सतह से जितनी दूर जा रहा है यह काली शक्ति कमजोर पड़ रही है। सॉरी अगर मेरी शक्ति पृथ्वी पर निर्भर है परमाणु तो तेरी शक्ति भी यंत्रों के रहमो करम पर है। मेरी बेल्ट में सेल्फ करेक्टिंग सर्किट है तिरंगा। कुछ ही पलों में मेरी बेल्ट ठीक हो जाएगी और तब तक मेरा काम हो चुका होगा। परमाणु की शक्ति ही उसकी दुश्मन बन गई थी और अगर ध्रुव को डोगा से लोहा लेना था तो उसे भी डोगा की शक्ति को उसकी कमजोरी बनाने का तरीका ढूंढना जरूरी हो गया था। उफ, डोगा में ऐसी शक्तियां कहां से आ गई? शायद ये रहस्यमय गोले की इसको ये शक्ति दे रहे हैं। अगर इन्हें डोगा से अलग कर सके तो इसे रोक सकते हैं। ठीक है, मैं डोगा को रोकता हूँ। अब चंडिका का बहाया हुआ डीजल काम में आएगा। तुम अपनी तंत्र शक्ति में इन रहस्यमय गोलों को कैद करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आग की दीवार डोगा को रोक नहीं रोक पाई। एक तो डोगा, ऊपर से उसकी नई शक्तियां। अब ध्रुव भी करे तो करे क्या? जब तक कुछ समझ में ना आए तब तक टाइम पास करना बेस्ट होता है। सुनो डोगा, तुम ये सब जो कर रहे हो गलत है। याओ! ध्रुव ज्यादा देर तक डोगा को उलझा नहीं पाएगा। मुझे अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। अब ये मक्खी कहां से आ गई? तंत्र में विघ्न पड़ रहा है, पर ये उड़ती क्यों नहीं? ओ गॉड, ये तो परछाई बन गई और अब परछाई भी गोले में खिंच रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेगेटिव्स के 5वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।